यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। पर्यावरणीय कारकों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले तो देखिए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी होता क्या है? जीव, पारिस्थितिकी जो है इसमें जीव का उसके बाहरी वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। आया समझ में? पारिस्थितिकी जीव का तथा उसके बाहरी वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब जो ये पारिस्थितिकी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, ये कुछ कारकों से मिलकर बना हुआ है, फैक्टर से मिलकर इसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इस क्लासरूम की बात करें तो इस क्लासरूम को जो निर्माण हुआ है इसमें बहुत सारे पत्थर लगे हैं। ठीक है, पत्थरों में सीमेंट, रोड़ी, बजरी, ठीक है, ये सारा मटेरियल लगा है। उसी तरीके से अगर हम पर्यावरण की बात करें, जो हमारा इकोसिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो चारों तरफ का हमें दिखाई दे रहा है वातावरण, जिसमें जल भी है, चट्टानें, पहाड़े, मरुस्थल, पेड़ पौधे, घास के मैदान, चट्टानें, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो ये पर्यावरण हमको दिखाई दे रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व हमें देखने को मिलते हैं, कारक हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी कारक क्या है? पर्यावरणीय कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो कि मिलकर निर्माण कर रहे हैं हमारे चारों तरफ के वातावरण का। ठीक है, तो जो ये वातावरण है, पर्यावरण है, इसका निर्माण हुआ है कुछ कारकों से मिलकर। उन कारकों को आज की क्लास में हम देखेंगे। देखिए, जो पर्यावरण कारक होते हैं इनको वर्गीकृत किया है दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में इसको वर्गीकृत हम कर सकते हैं पर्यावरणीय कारक को। अजैविक कारक, अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। दूसरा है जैविक कारक। बायोटिक फैक्टर। दो तरह के कारक हमें देखने को मिलते हैं प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर, जैविक और अजैविक। ये दोनों ही कारक आपस में इंटर रिलेटिव होते हैं, अंतर संबंध रखते हैं दोनों ही कारक, और मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए अजैविक कारकों में अगर हम देखें तो अजैविक कारकों में को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के अजैविक या अबायोटिक फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें प्रकाश, ठीक है, लाइट, तापमान, आर्द्रता, ठीक है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जो कि ये क्या है पर्यावरण में हमें देखने को मिलते हैं। धारा, पवन, ताप, पवन है, एयर है, पवन, एयर, ठीक है, ये भी हमें पर्यावरण में चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। प्रकाश आता है सनलाइट से, ठीक है, जो प्रकाश का स्रोत है, जो लाइट है प्रकृति के अंदर सबसे प्राकृतिक जो स्रोत है प्रदान करने का, वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, प्राकृतिक स्रोत है ये, प्राकृतिक तौर पर। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, पवन, जो एयर होती है, ये हमारे पर्यावरण में विद्यमान है और अपना एक अस्तित्व बनाए रखते हैं। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्ले किया जाता है। पर्यावरण में कारक की तरह इनका निर्माण किया जाता है।
अजैविक कारकों की तरह जल, वायु, मृदा प्रकार, ठीक है, ये सारे क्या है, अजैविक कारक है। अब देखिए जैविक कारकों की अगर बात करें बायोटिक फैक्टर्स की, तो बायोटिक फैक्टर्स में जो भी जीव हमें प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स की बात कीजिए, जंतु, ठीक है, जंतु हैं, पादप हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये सारे क्या हैं, जैविक कारक में आते हैं, जैविक कारक में, बायोटिक फैक्टर्स में। जीव जंतु, पादप, वनस्पतियां, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, जैविक कारक है, बायोटिक फैक्टर है। ये दोनों आपस में अंतःक्रिया रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि देखिए जैविक कारक में बात करें, सबसे पहले तो जो हमारे पर्यावरण है, इस पर्यावरण में दोनों कारक हमें देखने को मिलते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है, दोनों ही कारक हमारे पर्यावरण का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, और दोनों कारक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, संबंधित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों ही कारक जब तक प्रकृति के अंदर है एक संतुलित अवस्था में, तो प्रकृति जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना हुआ है। अगर किसी भी एक तत्व की या किसी भी एक कारक की कमी हो जाए प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति जो है, जो अपना पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो इनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, वो उसके नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं आपदाओं के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, ठीक है। अब देखिए अगर हम जैविक कारक की बात करें, जैविक कारक में, बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स की बात करें, तो देखिए जो पादप होते हैं वो किस तरीके से अजैविक कारकों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं। जो पादप होते हैं वो अपना, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादक होते हैं ये, और अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए इनके अंदर विशेष प्रकार की क्रिया संपन्न होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए ये बायोटिक फैक्टर है, पादप, वनस्पतियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, इनके अंदर हरित लवण पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनके द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो ये क्रिया है, ये संपन्न कब होगी, ये संपन्न तभी होगी जब इस जैविक कारक पादप को अजैविक कारक की उपलब्धता होगी। अजैविक कारकों में क्या, इस पादपों को जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी अजैविक कारक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो गैस है सब अजैविक कारक है, ठीक है। इनको दो भागों में भी बांटा जा सकता है, भौतिक और रासायनिक। जो अजैविक कारक हैं इनको फर्दर दो भागों में बांट दिया गया था, ये तो भौतिक कारक है और कुछ होते हैं रासायनिक कारक। रासायनिक कारकों में आता है ये गैसें और जल, जो जल है वो भी क्या है, ये भौतिक कारक हो गया, भौतिक कारक। अगर हम अजैविक कारकों को और आगे फर्दर वर्गीकृत करें तो इसको और ज्यादा क्लासिफाई किया जा सकता है। ये जो चारों थे ये क्या है, भौतिक कारकों में है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में केमिकली फैक्टर या रासायनिक कारक, दूसरा है इसका पार्ट रासायनिक कारक। रासायनिक कारकों में विभिन्न गैसें, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O या जल, ये क्या है, रासायनिक कारक है। अब देखिए ये जो जैविक कारक है, बायोटिक फैक्टर्स, पादपों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी प्लांट्स को, तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, जल की मात्रा जब तक इसको नहीं मिलेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर। देखिए जैविक कारक पादप ये संबंधित है अजैविक कारकों से, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, प्रकाश से, ठीक है।
ये अजैविक कारकों से संबंध स्थापित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है और भोजन का निर्माण कर पाता है। और जो बाकी के जंतु हैं, जीव जंतु, वो अपना भोजन फिर पादपों से ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को यापन कर पाते हैं। और इस तरह से प्रकृति के अंदर जो जीवन है उसका संतुलन बना रहता है। प्रकृति के अंदर जीवन, जो लाइफ है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों आपस में अंतर क्रिया प्रदर्शित करते हैं, इंटर रिएक्शन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और प्रकृति के अंदर संतुलन बनाने का ये कार्य करते हैं। अगर किसी भी एक तत्व की कमी हो जाए प्रकृति के अंदर, जैविक या फिर अजैविक किसी भी तत्व की, तो जो पर्यावरणीय कारक है उनकी कमी से पर्यावरण के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जीव जंतु भी अपने जीवन यापन करने के लिए, जैसे कि मनुष्य की बात कर लीजिए, मनुष्य क्या है, एक जीव है, एनिमल है। ये अपनी लाइफ को जीने के लिए रिक्वायरमेंट, इसको आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन गैस की, रेस्पिरेशन के लिए। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है और ये ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है पर्यावरण से, क्योंकि ये पर्यावरण का क्या है, अजैविक घटक है। ऑक्सीजन गैस रासायनिक कारक है, केमिकल फैक्टर है। तो इस तरह से हम भी क्या है, जो मनुष्य है वो जैविक कारक है और ऑक्सीजन गैस अजैविक कारक है। इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया जाता है शरीर के अंदर, उसको बाहर त्यागा जाता है, वातावरण में मुक्त किया जाता है। इस तरह से दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से संबंध रखते हैं और प्रकृति के अंदर संतुलन को बनाए रखते हैं। इस तरह से जीवन का संतुलन प्रकृति के अंदर बना रहता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही जो जैविक कारक होते हैं, अगर जैविक कारकों की बात करें हम, किसी भी एक जाति के, क्योंकि जनसंख्या क्या है, वृद्धि होती रहती है। अगर बहुत ज्यादा जीव उत्पन्न हो जाए पृथ्वी के ऊपर, तो एक ही जाति के सदस्य आपस में क्या करते हैं, जीवन संघर्ष करते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए उनको कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये क्या है, जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। हर एक जीव इन आधारभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। और अगर वो जीव इस जीवन संघर्ष में असफल हो जाता है तो वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जी नहीं पाता। ठीक है, तो जैविक कारकों के मध्य, जिनमें जीव जंतु होते हैं जैविक कारक, उनके मध्य जीवन संघर्ष देखने को हमें मिलता है। जीवन संघर्ष के फलस्वरूप वो अपने जीवन जीने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। जो जीव कमजोर होता है, वीक होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, लुप्त हो जाता है। और जो जीव शक्तिशाली होता है, जो क्षमता पूर्ण होता है, योग्य होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को ग्रहण कर लेता है, अपनी आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है उनको प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन यापन करने में वो सफल रहता है। इसे जीवन संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, जीवन संघर्ष देखा जाता है जैविक कारकों के मध्य। इसी तरीके से परजीविता का लक्षण भी देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, पैरासिटिज्म या फिर परजीविता, पैरासिटिज्म। ये जब कोई जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए दूसरे कारकों के ऊपर या दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जब कोई जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है, डिपेंडेंट होता है वो, तो इस तरह के जीव को परजीवी कहते हैं।
और इस लक्षण को या इस कैरेक्टर को परजीविता के नाम से, पैरासिटिज्म के नाम से जाना जाता है। पैरासिटिज्म, ठीक है। जो परजीविता होती है वो दो तरह की होती है, अंतर परजीविता और बाहरी परजीविता। जब कोई जीव पोषक कोशिका के अंदर, जो जीव दूसरी कोशिका से भोजन ग्रहण करता है, जिस कोशिका से वो भोजन ग्रहण कर रहा है या जिस जीव से भोजन ग्रहण करता है, उसे पोषक कोशिका या पोषक जीव या होस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। और जो जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है उसे परजीवी के नाम से जाना जाता है, पैरासाइट या परजीवी के नाम से जाना जाता है। अब ये दो जीव हैं, दो तरह के होते हैं, अंतर परजीवी और बाहरी परजीवी। अंतर परजीवी परपोषी कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर रहता है, निवास करता है और कोशिका के अंदर रहकर वहां से अपनी जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है, ठीक है। जैसे कि भोजन, तो वो कोशिका के अंदर, पोषक कोशिका के अंदर रहकर वहां से अपने भोजन ग्रहण करता है। इसे अंतर परपोषिता। और जो जीव जब पोषक कोशिका के बाहरी सतह पर जुड़ा रहता है और बाहरी सतह से ही उस पोषक कोशिका से अपना भोजन ग्रहण करता है और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त करता है, तो इसे बाहरी परजीविता या एक्सोपैरासिटिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ फ्लूक्स होते हैं, लीवर फ्लू, वो जीव के लीवर के अंदर निवास करता है, जीव के लीवर के अंदर रहकर अपने भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। टीनिया सोलेनम इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। प्लेटिया हेल्मिंथिस का सदस्य है ये, जीव के शरीर के अंदर रहकर भोजन को, उसका रुधिर पान करता है, ठीक है, या फिर उसके ऊतकों को नुकसान पहुंचाकर, क्षति पहुंचाकर भोजन को ग्रहण करता है। ये अंतर परजीवी का उदाहरण है। बाहरी परजीवी में हम हिरुडोरेरिया का उदाहरण ले सकते हैं, जोंक का, ठीक है। ये जीव के बाहरी सतह से ही चिपक जाती है और रुधिर का पान करती है, उसके रुधिर को चूसती है, ब्लड को सक करती है और अपने भोजन को ग्रहण करती है। इसे एक्सोपैरासाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जैविक कारकों के मध्य अंतर क्रिया देखी जाती है, ठीक है। अभी बात की हमने अजैविक और जैविक कारकों के मध्य अंतर क्रिया, फिर उसके बाद में बात की जैविक कारकों के मध्य में भी अंतर क्रिया देखी जाती है, ठीक है। प्रकृति के अंदर जो कारक पाए जाते हैं, अजैविक और जैविक कारक, ये दोनों आपस में अंतर क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बावजूद जो जैविक कारक होते हैं वो भी आपस में, विभिन्न प्रकार के जो जैविक कारक होंगे वो भी आपस में क्या करते हैं, इंटर रिएक्ट करते हैं, अंतर क्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जीव जंतु अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं वनस्पतियों के ऊपर। हम भोजन ग्रहण करते हैं, पादपों से फ्रूट्स मिलता है हमें, तो हम वहां से संबंधित हो गए जैविक कारकों से। हम भी जैविक कारक और प्लांट्स भी जैविक कारक, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक संबंध देखा जा रहा है जैविक कारकों के मध्य में भी, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति का जो संतुलन होता है वो बना रहता है। जैविक कारकों की जब संख्या अधिक हो जाती है तो वो आपस में संघर्ष करते हैं और जो जीव कमजोर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जनसंख्या का जो नियंत्रण होता है, पॉपुलेशन, जीव की जो जनसंख्या है वो भी नियत बनी रहती है। अगर जीवन संघर्ष नहीं पाया जाएगा तो एक ही जाति के जीवों की बहुत ज्यादा संख्या पृथ्वी के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से जो प्रकृति है उसके अंदर संतुलन बना रहता है। आज की क्लास में हमने बात की है पर्यावरणीय कारकों के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, अजैविक कारक, जैविक कारक। फिर जो एबायोटिक फैक्टर्स है, अजैविक कारक, इनको फर्दर दो भागों में हम और डिवाइड कर सकते हैं, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारकों में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, पवन, दाब, ये इसको हटा के रासायनिक जो कारक हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, इस तरह से हमें देखने को मिलती है। मृदा के प्रकार, पोषक तत्व, पीएच, जल की पीएच, ठीक है। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार,
जल की पीएच, ठीक है, जो मृदा होती है उसमें पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, और उन पोषक तत्वों की जो पीएच होती है, जो उनका केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। पोषक तत्वों की जो जो होते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, उनकी रासायनिक संरचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो वो भी क्या है, रासायनिक कारकों में ही आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।